दोस्तों नमस्ते। इस वीडियो की कहानी गांव को गांव ही रहने दो। चांदनी छिटकी है चहुं और 2 दिनों से मेघ घुमड़ रहा है, पर जेठ की पूनो तिमिर का सीना चाटकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही थी। उमा बहू लाठी टेकती तालाब के मुहाने पर पहुंच गई थी। नीरू देवी एक अपेक्षाकृत जवान स्त्री के कंधों पर हाथ रखे चली आ रही थी। उमा बहू ने स्मित हास्य से उन्हें देखा। चांदनी इतनी शफ़ाफ है कि उनकी सफेद झुर्रियों की एक एक रेखा साफ दिख रही है। मुस्कुराहट से खिले ओठ और पोपले मुख के भीतर छटपटाती जीभ तक साफ दिखती। तालाब की पक्की सीढ़ी तक पहुंचकर लाठी हौले से रखा और साड़ी समेट कर बैठ गई। घूंघट पहले ही सरका लिया था, अब पूरा कपाल अनावृत था। नीरू देवी और रीता भी पास आकर बैठ गई थी। दोनों वृद्धाओं की हेमफनी कम हुई। आज नहीं लगता था कि हम मिल पाएंगे, नीरू देवी ने कहा। मेघ तो आकाश को घुड़दौड़ का मैदान बनाकर अभी भी दौड़ रहे हैं। देखो, उमा बहू ने कहा। हाँ ठाकुरन, कब बरस पड़े कौन जाने। अगली पूनों को मिल न पाए, रास्ते सारे डूबे जाएंगे। तो लीजिए, हम अपना शौक पूरा करें। नीरू देवी ने कुर्ती की जेब से माचिस और ढोलक छाप बीड़ी का बंडल निकाला। काले छींट की कुर्ती और सफेद छींटदार साड़ी पहन रखी थी नीरू देवी ने। रीता ने सलवार समीज पहना था, वह भी काले छींट का था। नीरू जीरादेई की बेटी है। 14 बरस की बाली उम्र में उसकी शादी हुई थी। दूल्हा 17 साल का था। छपरा हाई स्कूल में पढ़ता था। 22 रोग में चल बसा। एक बार ससुराल गई थी नीरू। अभी गोना नहीं हुआ था। बाल विधवा हो गई। गरीब कायस्थ की बेटी थी। पिता राजेंद्र बाबू के घर में एक प्रकार से मुंशी थे। हिसाब किताब रखते थे। नीरू भी उनके ही घर में रहती थी। उन दिनों अधिकतर स्त्रियां गांव में थीं। नीरू उन्हीं के घर में लिपटी रहती। सिलाई कढ़ाई और अन्य घरेलू कार्यों में मदद देती। उमाकांत सिंह के शहीद होने के बाद जो जनसमूह नरेंद्रपुर में उमड़ा था, उसके साथ नीरू भी थी। अपनी पीड़ा से दुखी नीरू उमा बहू के पास चली आई। वे बार बार बेहोश हो जा रही थी। एक तो 15 साल की छोटी उम्र में मां बनना, दूसरे यह वज्राघात। उन्हें अपने पति के जाने को उत्सव समझ में नहीं आ रहा था। जब तक सूरज चांद रहेगा, उमाकांत तेरा नाम रहेगा। वे एक सामान्य विधवा नहीं थी जिसकी चूड़ियां तोड़ी जा रही थी, सिंदूर मिटाए जा रहे थे। ये तो होता ही था। नीरू सबकी गवाह थी। वह इस प्रक्रिया से गुजर चुकी थी। लेकिन जीरादेई की होने के नाते उसे पता था कि उसके पति की मृत्यु और शहीद हो जाने में बड़ा फर्क है। उमा बहू के प्रति आकर्षण था जो प्रतिदिन नीरू भागी भागी आ जाती। धीरे धीरे सहेलियापा बढ़ गया। वही सहेलियापा बरकरार है आज तक। लाओ सुलगाओ, महीने में एक दिन हम शौक पूरा करती हैं। घर में तो हुक्का चलता है, उमा बहू ने कहा। हुक्का अभी भी चलता है। ये रीता थी जो पहली बार को हुक्की। रीता नीरू के भाई की बेटी है। नीरू के छोटे भाई बब्बन की 6 बेटियों में सबसे छोटी। 5 बहनों की जैसे तैसे शादी कर दी थी बब्बन ने, रीता की न कर सके। रीता ने BA तक पढ़ लिया था। गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षिका हो गई थी। एक दुर्घटना में बब्बन और उसकी पत्नी गुजर गए। तब से नीरू और रीता एक दूसरे के सहारे है। अरे नहीं रे, चलता था। हम छुपा के बीड़ी मंगाते और पीते। एक बार सासू माँ ने देख लिया तब पूरा बंद। 6 महीने तक पेट फूल जाता, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। रीता ने माचिस जलाकर 2 बीड़ियां सुलगाकर दोनों वृद्धाओं को थमा दिया। सिगरेट का जमाना है चाची, ई बीड़ी काहे पीती हो? तुम तो दोनों में से कुछ नहीं पीती हो। तुम्हें क्या पता कि किसका स्वाद कैसा होता है। बीड़ी में सौंधी सुगंध होती है, नीरू देवी ने कहा। रीता हंस पड़ी। ए छोकरी, ठहाके न लगा, गांव के लोग सुनेंगे तो। रात निस्बत है, दूर तक आवाज जाएगी। चुप बैठ। क्या होगा, समझेंगे कोई चुड़ैल है। दोनों वृद्धा में इत्मीनान से बीड़ी के कश लेकर धुआं उड़ाने लगी। रीता चांदनी में बौराई सी इधर उधर फिरने लगी। एक छोटे से ढेले को उठाकर पानी में फेंका। छपाक, बूंदें उछली रूपहली होती हुई पुनः समतल में विलीन हो गई। लहरें उठी, जुम्बिश खाकर सतर हो गई। दोनों बूढ़ी रीता को कभी तालाब को देखती बीड़ी का आखिरी कश लेने लगी। ठकुरैन, अंदर से सब कुछ खोखला सा लगता है। हौलाफ कब टपक जावम नहीं पता।
इस ररिया का होगा। सोचती हूँ अपनी उम्र वैसी ही है, मुंशियान का करें। मेरी छोड़ो दादी, अब जरा बैठो संभल के। पश्चिम कोने से बाबूजी और नटवर काका चले आ रहे हैं, रीता ने धीमे से कहा। दोनों वृद्धाएं संभल कर बैठ गई। मुंशियाई ने आंचल कपाल तक खींच लिया। उमा ठाकुराइन ने लगभग घूंघट ही निकाल लिया। सामने पश्चिम कोने से सफेद बुर्राक धोती गोलगंजी में बाबूजी और सफेद पैंट शर्ट में नटवरलाल चले आ रहे हैं। रीता के शरीर में सिहरन व्याप गई, रोम रोम कंटकित हो उठा। रीता, तुम्हारे बाबा नहीं आए इनके साथ? उमा ठाकुराइन का उदास स्वर सुनाई दिया। मैं यहाँ आपसे पहले से आकर बैठा हूँ, दुल्हन ठाकुर साहब की धीमी गंभीर आवाज सुन तीनों जनी इधर उधर देखने लगी। ठाकुर साहब हौले से हंस पड़े। हंसी की आवाज का अनुसरण करने पर देखा कि इनसे थोड़ी दूर पर ठाकुर उमाकांत सिंह आलती पालती मार कर बैठे हैं। उन्होंने सफेद कमीज और पाजामा पहन रखा था। उनके सर पर पगड़ी थी और गले में पड़ी शिवगेंदा की ताजा माला, वही माला जिसे आज ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने पहनाया था। प्रत्येक 11 अगस्त को स्कूली बच्चे तथा शिक्षक आते, कुछ भाषण इत्यादि होते और मालाएं पहनाकर मानव शहीदों को याद करने की ड्यूटी पूरी करते। कुछ मालाएं मनबधू बच्चे उतार कर पहन लेते, एक जरूर छोड़ देते। वही माला सूखकर झरने तक इनके गले की शोभा बढ़ाती। 11 अगस्त के बाद 15 अगस्त को भी भूले बिसरे नागरिक चले आते हैं। मुखिया, सरपंच या ब्लॉक के अधिकारी माला पहनाने का अपना कर्तव्य पूरा कर जाते हैं। तब संगमरमर की उनकी मूर्ति धो धाकर साफ शफाफ कर ली जाती है। घेरे में लगी फूलों की क्यारियां साफ कर दी जाती। क्यारियों में सदाबहार शिवगेंदा और तिउरा फूल लगा होता है, जिसे हर साल लगाने की जरूरत भी नहीं होती। स्वयं उसके बीज झड़कर पुनर्जीवन प्राप्त कर लेते। घेरे में लगे अमलतास को गाय भैंस बाहर से चरने की कोशिश करता, पर वह बढ़ता और फैलता ही रहा। अमलतास की उपस्थिति जोरदार है। जब वह फूलता है तब मूर्तिवत उमाकांत सिंह को लगता है वही दूल्हा बन बैठे हैं। फूल की पीली लड़ियां बेहद कोमल सेहरा है, जिसके स्पर्श को वे तरसते होते हैं। पत्थर की मूरत न हिल पाते न डोल। राजेंद्र बाबू के पास खड़े होते ही नीरो देवी ने धरती पर 3 बार माथा टेका, धीमे स्वर में कहा, गोर लागता नी भैया। सभी ठीक बानू? भैया ने आशीष दिया। अपने के असीस बनल रहे का कहे सब समझते ही हैं, नीरू देवी ने कहा। आजकल जीरादेई के घर की देखभाल सरकार कर रही है। सरकार में बहुताय महकमा है, तो बिल्डिंग बचाने वाली महकमा ही देखभाल कर रही है। एक महकमा फूल पत्ती भी देखता है। कुल ठीक है बा, नीरू सोचती है। बाबू भैया समझ जाते हैं। तुम क्या चाहती हो नीरो? हम सब देख समझ रहे हैं। तुम लोगों की उदासी, तुम्हारी विपदा पर कुछ कर नहीं सकते हैं। जब किसी के मन को नहीं बदल सकते तो तन की कौन कहे। बाबूजी, आप चाहे तो जरूर बदल सकता है, नटवरलाल ने कहा। कैसे? बाबूजी थे। हृदय में बसकर रहने दो नटवर, मेरे रहते तुमने स्थान को कलंकित किया। मैंने क्या कर लिया? क्या तुम्हारे हृदय में थोड़ी देर के लिए भी मेरा ख्याल आया? अब क्या कहते हो? बाबूजी ने गहरी सांस ली। बाबूजी, ये हमारा दुर्भाग्य कि बदल न सके या कि अपनी अक्ल का दुरुपयोग करते रहे। नटवर का स्वर डूब गया। आप लोगों की बातें सुन मैं बुत एक बारगी घायल हो जाता हूँ। ऐसा क्या था कि बाबूजी के आह्वान पर हम शहीद हो गए? आपको चल न छोड़ सके? उमाकांत सिंह ने कहा। फितरत उमा, फितरत नहीं बदलती। नटवर कहते हैं कि वे बड़े भावुक हैं। किसी की बेटी की शादी अटक रही हो, किसी का जनाजा उठ रहा हो, इनसे देखा न जा रहा था, क्या करते? बैंक लूट लाते। तुमसे कहा जाता तो तुम अपनी जमीन या दुल्हन का गहना रेहन रख देते, मैं अपनी कमाई दे देता या बेटी की ससुराल को समझा आता, यह नहीं कर पाए। भावुक हैं, तभी तो आपके साथ याद किए जाते हैं, नटवरलाल ने कहा। आपने देखा है आपका घर मिट्टी में मिल गया है, बिल्ली भी वहां रोने नहीं जाती। कोई आपका नाम भी नहीं लेता। शुक्र है कि आपकी बेटी लौट कर नहीं आई, वरना आपका गुस्सा उस पर उतारते लोग। बात करते हैं, अरे परलोक गए, अब तो सुधरिए। यहाँ आपसे मिलने नहीं आते हैं लोग, काहे बाबूजी से लटक के चले आते हैं। रीता ने आक्रोश में भर कर कहा। तीनों चौंक गए।
एक दिन अचानक चांदनी रात को बाबूजी की आत्मा गांव सिमान भ्रमण करने आई। साथ में न जाने क्यों नटवरलाल लग गए। भोले भाले सीधे सज्जन बाबूजी कुछ न बोले। मूर्ति से गुजर कर आ रहे थे सो उमाकांत सिंह भी साथ हो लिए। बाबूजी की आत्मा गांव में ही रहती थी। उमाकांत सिंह की तो नौल ही गड़ी थी और नटवरलाल पिछले गुहो अपना पाप धो रहा था। तीनों के सपने आने शुरू हो गए। उमा बहू और नीरो को फिर तो सभी पूनों को मिलने का वादा सा हो गया। दरअसल हम भूल गए कि किससे मिलने आए थे। बताओ बेटा रीता, तुम जिस स्कूल में पढ़ाती हो वह ठीक चलता तो है? स्निग्ध स्वर में पूछा बाबूजी ने। स्कूल की कक्षाओं में नियमानुसार सिलेबस अनुसार पढ़ाई होती है। मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगी कि इस गांव को, इस स्कूल को मॉडल बनाना चाहिए। आखिर भारत रत्न का गांव है। भारत रत्न के गांव के खेतों में सरसों फूल रही है। आम के पेड़ मंजरों से भरे हैं। कोयल कूक रही है। चहुआ हरियाली है। मेरा मन राष्ट्रपति भवन की चारदीवारी में बेचैन था। बिहार विद्यापीठ में सुकून था, अब गांव में विश्रांति है। बाबूजी ने कहा, हमारे यहाँ जड़कन टूट रही है। परिवर्तन तो है। दुल्हन, आपने लंबा जीवन जिया मेरे बगैर। सच बताइएगा कैसा है इन दिनों? क्या मेरी शहादत व्यर्थ गई? उमाकांत बाबू ने पूछा। उमा बहू ने पहलू बदला, घूंघट को थोड़ा और नीचे सरकाया और संभल कर बोलने लगी। मालिक, मुझे तो किसी ने बुक्का फाड़ कर रोने भी न दिया। गर्भ से जो थी। बबुआ घुटरून चलने लगे तभी से फूलमाला, शंख टीका लगाने, झंडा फहराने लगे, आजाद जो हो गए थे। इतना बड़ा शामिल घर था कि कहाँ फुर्सत थी। उपजी अब गया है, ले चलिए। वे द्रवित हो चली। सबका समय आता है दुल्हन। इस त्रिकोण को रीता बेटी ही मॉडल बनाएगी। परिवर्तन का मादा है। गांव को गांव रहने देना, इसे नगर न बनाना, वरना यह खो जाएगा तो ढूंढे न मिलेगा, बाबूजी ने समझाया। क्या अब हमें लौटना चाहिए? उमाकांत सिंह ने कहा। सब कहीं अनायास लुप्त हो गए। रीता ने ठकुराइन को सहारा दिया। नीरू देवी को लाठी पकड़ाए और तालाब की सीढ़ियां उतरने लगी हौले हौले। स्थिर जल में अपना चेहरा उन्हें साफ नजर आता, फिर हौले से चुल्लू भरकर पानी चेहरे पर मारती तरोताजा हो उठती। अपने अपने ठिकाने पर लौटती सबों के दिलों दिमाग में एक ही आवाज गूंजती रही, परिवर्तन हो पर गांव को गांव ही रहने देना।